Hello students, now next come to the MCQs of quadratic equations. तो first question है, I need to find a quadratic equation whose roots are 2 plus root 3 and 2 minus root 3. ठीक है, एक quadratic equation find out करेंगे जिसकी ये दो रूट्स हैं. तो ये जो फर्स्ट रूट है इसको हमने अल्फ़ा बोल दिया 2 plus root 3 और सेकेंड रूट इज़ बीटा 2 minus root 3. ठीक है, सबसे पहले हमें सम फाइंड आउट करना है, दैट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा प्लस बीटा. दो रूट्स को ऐड ऑन करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड सम ऑफ रूट्स. इन दोनों को जोड़ने पे क्या होगा, रूट थ्री कट गया तो रह गया 4. देन आई नीड टू फाइंड प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा. इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर 4 रूट 3 का 3, तो ये बना 1. प्रोडक्ट हो गया 1, सम हो गया 4. देयरफॉर क्वाड्रेटिक फाइंड आउट करने का फॉर्मूला एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, देन नेक्स्ट सेकेंड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसकी दो इक्वल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल. तो सी किसके इक्वल है? फॉर इक्वल रूट्स डी इज इक्वल टू 0. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी इज इक्वल टू 0. डी का मतलब है बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. और इसमें ए की जगह ए आएगा, बी की जगह बी आएगा, सी की जगह सी आएगा. मतलब ये जनरल इक्वेशन गिवन है, इसमें ए बी सी की वैल्यूज़ तो है ही नहीं है. जो ए है वो ए ही है, बी की जगह बी, सी की जगह सी. ठीक है, सो हमें सी फाइंड आउट करना है. सो हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ac. 4a इधर डिवाइड हो जाएगा, बी स्क्वेयर बाई 4a इज इक्वल टू सी. सो सी की वैल्यू बी स्क्वेयर बाई 4a. देन नेक्स्ट थर्ड, in quadratic equation sum of roots is equal to 3 times product of roots. What is the value of g? So हमें ये quadratic equation given है, इसमें से a is equal to 6, b minus g and c की वैल्यू 2. फिर हमें given है sum of roots is equal to 3 times product of roots. sum of roots का फॉर्मूला माइनस p by a, 3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला c बाई ए. ए ने a को कट कर दिया. b माइनस जी है तो एक माइनस इसके आगे और लगेगा. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू सी की वैल्यू 2. सो g इज इक्वल टू 6. डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. बहुत सिंपल बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं, लाइक सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, उनका फॉर्मूलाज वगैरह अगर आपको याद है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है. द नेक्स्ट फोर्थ, दिस इज फोर्थ. अमन सॉल्व्ड अ क्वाड्रेटिक एंड फाइंड इट्स रूट्स टू बी रियल. विच ऑफ दीज कुड रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ इक्वेशन अमन सॉल्व्ड. तो कौन सा ग्राफ हो सकता है? अच्छा, ये तो बताया ही नहीं उसने कि पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है. देखो जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहो, दैट इज़ ऑलवेज अ पैराबोला. पैराबोला डाउनवर्ड भी हो सकता है, पैराबोला अपवर्ड भी हो सकता है. और पैराबोला जब एक्स एक्सिस को रियलिटी में कट करेगा, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा तो इसकी रियल रूट्स हैं. अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को टच भी कर गया तो भी इसकी रियल रूट्स हैं. अगर पैराबोला ने एक्स एक्सिस को ना कट किया ना टच किया, चाहे वो अपवर्ड है चाहे वो डाउनवर्ड है, ना तो वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना कट कर रहा है, उस केस में रियल रूट्स नहीं होगी. तो देखो इसमें जो फर्स्ट पैराबोला है इसने एक्स एक्सिस को दो जगह कट किया, तो फर्स्ट इसका आंसर है. सेकंड वाले में देखो 2 और माइनस 2 और 2 पे कट हुआ, मतलब बाई एक्स एक्सिस दो जगह कट हुआ, तो ये भी रियल रूट्स को रिप्रेजेंट करता है. फोर्थ वाले में टच हो रहा है, ये भी रियल रूट्स को रिप्रेजेंट करता है.
थर्ड पार्ट में पैराबोला ने एक्स एक्सिस को ना टच किया ना कट किया, तो थर्ड पार्ट पॉसिबल नहीं है। सो इसमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल हो सकता है अकॉर्डिंग टू द अमन? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। सो ओनली थर्ड, ओनली 1 and 2, 3 and 4, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। 1, 2 एंड फोर्थ वाला जो ग्राफ है वो पॉसिबल है, ठीक है। देन नेक्स्ट फिफ्थ और ये वाला 6, मीरा एंड सरिता सॉल्व एन इक्वेशन। इन सॉल्व करते वक्त मीरा ने मिस्टेक करी कांस्टेंट टर्म में और उसकी रूट्स आई 8 और 2। सरिता ने मिस्टेक कर दी कोफिशिएंट ऑफ x में और उसकी रूट्स आई -9 और -1। करेक्ट रूट्स बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, जो मीरा है और जो सरिता है, दोनों ने सेम इक्वेशन को सॉल्व किया है। एक इक्वेशन उठा के उसको सॉल्व कर दिया। मीरा ने जब सॉल्व किया तो कांस्टेंट पार्ट में प्रॉब्लम आ गई, उसकी रूट्स ये वाली निकली 8 और 2। अगर हम इनका सम करें s, दैट इज कॉल्ड 8 + 2 विच इज इक्वल्स टू 10, तो जो s है वो मिडल पे आता है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? x² - sx + p। p इज द कांस्टेंट टर्म, s इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो मीरा ने जब इसको सॉल्व किया, अगर मीरा के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो रूट्स 8 और 2 का प्रोडक्ट होगा 16। 16 कांस्टेंट पार्ट है तो ये गलत है, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे, हम सम को देखेंगे 10। तो मीरा के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट विल रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट पार्ट, या आप ऐसे कह सकते हो कांस्टेंट पार्ट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो गलत है। तो हमें इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, हम सिर्फ इसे देखेंगे। तो s की वैल्यू मिल गई 10। अब सरिता के अकॉर्डिंग जो रूट्स हैं दैट इज़ -9 एंड -1। अब अगर इसका सम करें, इन दोनों को ऐड ऑन करें तो -10 आएगा, प्रोडक्ट करें तो 9 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। अब सरिता ने कहाँ मिस्टेक की है? सरिता कमिट्स अ मिस्टेक इन कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो s के साथ रिप्रेजेंट होता है, तो सरिता वाले केस में s गलत है, इसको नहीं देखना है, इसको देखो। सो देयरफॉर करेक्ट इक्वेशन, देयरफॉर करेक्ट इक्वेशन इज x² - sx + p। s की वैल्यू यहाँ से लो मीरा वाले रूट्स में से और p की वैल्यू सरिता वाली रूट्स में से। सो x² - 10x + 9। अब बताओ इसकी रूट्स क्या है? तो ये करेक्ट इक्वेशन है, जो भी इसकी रूट्स निकलेंगी वो सही वाली रूट्स होंगी। इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स करेंगे तो इसके ना फैक्टर्स आ जाएंगे x - 9 इंटू x - 1 एंड ऑफ कोर्स इक्वल टू 0 लिख लेना, बिकॉज ये इक्वेशन है तो इक्वेशन में इक्वल टू में 0 आता है, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू 9 एंड यहाँ से x की वैल्यू 1। सो करेक्ट रूट्स आर 9 एंड 1। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सिक्स्थ है हमारे पास, नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12 इक्वल्स 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। कोई भी नेचुरल नंबर, लेट इसे x, लेट नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कंडीशन क्या है? इसमें 12 इंक्रीज किया तो ये बना x + 12 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 160 इंटू इट्स रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल 1/x, ठीक है। इंक्रीज करने पे रेसिप्रोकल नहीं, नंबर को जब इंक्रीज किया तो वो अपने ही रेसिप्रोकल का 160 हो गया, ठीक है। इंक्रीज करने के बाद जो बना उसका रेसिप्रोकल नहीं कर देना, रेसिप्रोकल ओरिजिनल वाले का ही करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम x² + 12x इज 160। सो x² + 12x - 160 इज इक्वल टू 0। अब माइनस करके 12 बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 160। तो 160 के फैक्टर करके देख लेते हैं। इसके फैक्टर आएंगे 2⁵ इंटू, पहले 2 पे करेंगे 80, फिर 2 पे करेंगे ये बनेगा 40,
अगेन 2 पे किया 20, फिर 2 पे 10, 2 पे 5, 5 और ये 1। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स हमें देखने पड़ेंगे कि माइनस करके बनना चाहिए 12। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, 8 और 20 के, तो ये बन गया 20x माइनस 8x माइनस 160। x कॉमन आएगा, x प्लस 20 माइनस 8 कॉमन आएगा, x प्लस 20। ठीक है, और x प्लस 20 फिर से कॉमन, और यहाँ पे x माइनस 8 इक्वल टू 0 ऑफ कोर्स, x की वैल्यू माइनस 20 या फिर x की वैल्यू 8। अब x जो था वो नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव में ही आएगा। सो इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका 8। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा 6th। नेक्स्ट 7th, the value of root of 6 plus root of 6 plus root of 6 so on is equal to what? Solution, देखो हम ऐसा करते हैं कि let root of 6 plus root of 6 plus root of 6 like this plus so on, ये चलता ही जा रहा है, इसको हमने x बोल दिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो x क्या है, x किसे रिप्रेजेंट करता है? रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6 सो ऑन अप टू कोई एंड ही नहीं है, इन्फिनिटी तक चले गए। वो जो टर्म है वो x को रिप्रेजेंट करती है। अगर इसमें से मैं ये वाला रूट हटा दूं तो ये भी तो x है, क्योंकि ये भी तो रूट के अंदर 6 रूट के अंदर 6 रूट के अंदर 6 आ गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम अगर इतने पार्ट को देखें जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये भी x बनता है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है। जब हम क्लास 11 में जाएंगे तो ऐसे वाले काफ़ी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। 10th क्लास में 1-2 क्वेश्चंस आते हैं और बहुत रेयर चांस है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बट अगर आ गया तो आपको फिर मेथड तो पता हो ना कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है कि रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको हमने x मान लिया। अब क्योंकि वो इनफाइनाइट टर्म्स तक लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें से अगर आप पहली टर्म को हटा दो, सिर्फ अंदर वाले एक्सप्रेशन पे फोकस करो, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये भी तो x को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी x के साथ मैच करता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिख सकते हैं रूट ऑफ 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इसमें जो x है वो पॉजिटिव है, बिकॉज रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6, तो सारी प्लस सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज़ को ऐड ऑन करके रूट किया और उसके बाहर प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ, मतलब आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं हो सकता। सो मतलब कि इसमें से -3 तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता, इन तीनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। चेक कर लेते हैं। रूट को हटाने के लिए स्क्वेयरिंग करी, 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे 0, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6, इसके फैक्टर्स करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, इधर लिखो इधर लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x कॉमन, x माइनस 3, 2 कॉमन, x माइनस 3, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -2। तो जैसा हमने कहा x जो है वो पॉजिटिव नंबर है, बिकॉज x क्या है, इस पूरे रूट का आंसर है और पूरा रूट प्लस में है, तो x हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि इस रूट के बाहर कोई प्लस माइनस थोड़ी ना लिखा हुआ है, रूट के बाहर तो कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा मतलब वो प्लस में आंसर आएगा। सो आंसर क्या बनेगा इसका, x इक्वल्स टू 3, C विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Then let's solve few assertion reason. So this is the first, second and third. ठीक है, the value of k is equal to 2 if one of the root is 2/3. अच्छा, पहले तो चेक करना पड़ेगा कि अगर इस इक्वेशन की रूट
2/3 है तो x की जगह 2/3 पुट करके सॉल्व करके देखेंगे कि k की वैल्यू क्या निकलेगी। अगर k की वैल्यू 2 निकल गई मतलब असर्शन ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये बनेगा 6 इंटू 4/9 माइनस 2/3 माइनस k, ठीक है। 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो ये बन गया 8/3 माइनस 2/3 और k चला गया ये वाली साइड पे, 6/3 बन गया ये टोटल एलसीएम करके। 3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 6 आ जाएगा, इसको कट किया तो 2 आएगा। सो k की वैल्यू 2। सो मतलब असर्शन जो है वो ट्रू है। अच्छा, रीज़न में क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ मैक्सिमम 2 रूट्स। बिल्कुल सही बात है। क्वाड्रेटिक की मैक्स टू मैक्स 2 रूट्स हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। असर्शन ट्रू है, रीज़न ट्रू है, बट रीज़न असर्शन को कोई एक्सप्लेन थोड़ी ना कर पा रहा है। तो आंसर विल बी बी ऑप्शन, ठीक है। देन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर 3/2 एंड 5/2। चेक करते हैं। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला -b/a, तो यहाँ पे b की वैल्यू -3, माइनस माइनस में +3, a की वैल्यू 2, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला c/a, c की वैल्यू यहाँ पे 5, a की वैल्यू 2, तो ये बना 5/2। तो इसने भी यही कहा, तो इसका मतलब असर्शन ट्रू है। रीज़न में क्या लिखा हुआ है कि अल्फ़ा बीटा अगर रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स ये, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये, बिल्कुल सही है। और यही वाले फार्मूलाज अप्लाई करके तो हमने असर्शन में जो वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट की हैं। सो रीज़न इज़ करेक्ट explanation. Then third, 5 plus root 7 is a root of quadratic equation with rational coefficients, then its other root is 5 minus root 7. तो आप यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए, ठीक है। ax स्क्वेयर प्लस bx स्क्वेयर प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो इसमें a b c क्या है, a b c आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स, ठीक है। a b c are called coefficients। अगर coefficients रैशनल है, मतलब कि a b और c में से कोई भी नंबर रूट में नहीं है, ठीक है। a b c में से कोई भी नंबर रूट में नहीं है। फ्रैक्शन में हो सकता है, पॉइंट्स में हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट रूट में नहीं हो सकता, ठीक है। सो इफ़ coefficients are rational, then real roots exist, या रियल नहीं भी लिखते तो भी काम चलेगा। रूट्स एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर्स, इन कॉन्जुगेट पेयर्स। अब ये कॉन्जुगेट पेयर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ one root is 2 minus root 3, then other root is 2 plus root 3। कि अगर एक रूट 2 माइनस रूट 3 है तो दूसरी 2 प्लस रूट 3 है, मतलब वो जो रूट के आगे वाला साइन है ना वो बदल जाएगा। तो इसने ये लिखा हुआ है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने की तरफ नहीं जाएंगे, और वैसे भी अगर मैं करूँगा तो हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आए, बिकॉज ये ना 11th क्लास में पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक चैप्टर है, उसमें ये सारी चीज़ें फिर डिटेल में पढ़ाई जाती हैं। तो अभी क्योंकि ब्रेन का लेवल भी इतना नहीं है कि हम 10th क्लास में 11th की चीज़ों को समझना शुरू करें, लेकिन क्योंकि चैप्टर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हल्का फुल्का थोड़ा सा टफ लेवल करना हो तो ऐसा असर्शन रीज़न पुट किया जा सकता है। और ऐसी रूट्स हम फाइंड आउट भी तो करते हैं, आप भी तो फाइंड आउट करते हो। जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हो तो उसमें फार्मूला लगाते हो ना, -b प्लस माइनस √d/2a। तो वो जो प्लस माइनस है, एक बार आप कहते हो उसमें +√d लिखो, एक बार -√d लिखो, तो उसी से ही तो दो रूट्स आती हैं, एक बार प्लस लगाने से, एक बार माइनस लगाने से।
तो यही इसमें लिखा हुआ है और यही कंसेप्ट है कि अगर एक रूट में प्लस लिखा हुआ है तो दूसरे सोल्यूशन में माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। अगर अल्फ़ा 5+√7 है तो बीटा शुड बी 5-√7 प्रोवाइडेड कोफिशिएंट्स मस्ट बी रियल। तो ये देखो, सॉरी, कोफिशिएंट्स मस्ट बी रैशनल, रैशनल, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रैशनल कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स रैशनल हैं, ये एक रूट है तो ऑफ कोर्स ये दूसरी रूट है, बिल्कुल सही है। दिस इज ऑलवेज ट्रू बिकॉज इरेशनल रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, ये भी सही है और यही तो इसका रीज़न है। इसी वजह से तो हमने डायरेक्टली कह दिया कि इफ़ दिस इज़ वन ऑफ द रूट दिस मस्ट बी द सेकेंड रूट, ठीक है। कि अगर मैं कहूँ कि किसी इक्वेशन के कॉफिशेंट्स रैशनल हैं, उसकी एक रूट 2+√3 है और दूसरी रूट 2-√5 है, तो क्या ये पॉसिबल है? दिस इज़ फॉल्स, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? सोचो रीज़न। अगर एक रूट 2+√3 है, अल्फ़ा अगर 2+√3 है, ये अगर अल्फ़ा है तो ये बीटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्फ़ा बीटा हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक में प्लस आता है एक में माइनस आता है। तो ठीक है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, पर स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर थोड़ी बदलेगा, वो तो सेम ही रहेगा। √3 है तो यहाँ पे भी √3 ही होना चाहिए, √5 नहीं आ सकता। सो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड के बाद नेक्स्ट फोर्थ और ये फिफ्थ। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे हम? इसका डी फाइंड आउट करेंगे। b² - 4ac ये इक्वेशन है, इसमें b की जगह 2 आएगा, 2² - 4 × 1 × 2, ये बना 4 - 8 विच इज़ -4 और ये लेस देन 0 है, तो d की वैल्यू लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट्स, रूट्स रियल नहीं है। तो इसने भी यही कहा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रीज़न में क्या लिखा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आए तो नो रियल रूट्स, ये भी बिल्कुल सही है। और इसी कंसेप्ट को यूज़ करके तो हमने कहा कि असर्शन में जो इक्वेशन गिवन है उसकी रूट्स रियल नहीं है, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, चेक करते हैं, डी से पता चलेगा। b² - 4ac which is equals to -6² - 4 × 3 × 3, 36 माइनस ये भी 36, 0, देयरफॉर इक्वल रूट्स। सो मतलब रूट्स इक्वल हैं, इसने भी कहा इक्वल हैं, तो बिल्कुल सही बात है। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, ये फॉल्स हो गया। इक्वल रूट्स तब होती हैं जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 नहीं होता, जब इक्वल टू 0 होता है। सो असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। द नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे रख लेते हैं इसको। ये फिगर गिवन है, ओ सेंटर है, दो सर्कल्स हैं, दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं, एक का रेडियस कैपिटल आर और बड़े वाले का रेडियस कैपिटल R+6, ओ क्यू गिवन है। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले लिखूँ ज़रा, ओ क्यू इज़ R-1, ओ पी ये ऊपर वाला ओ से लेके पी तक R-8, ओ ए कैपिटल आर, ओ सी कैपिटल R+6, ए बी टोटल गिवन है 2R-8, सो ए पी कितना आएगा? ए पी विल बी हाफ ऑफ ए बी बिकॉज perpendicular from center bisects the chord, ठीक है। दो सर्कल्स हैं, एक का रेडियस r, एक का R+1, बाकी ये डायमेंशंस गिवन थी, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी एंड सी डी। अच्छा, ये जो Q है ना, मतलब ये जो सी डी है, ये Q जो है O से परपेंडिकुलर है सी डी पे, सो सी क्यू, ये जो सी क्यू और क्यू डी ये दोनों इक्वल हैं। इसी तरह से ए पी
और PB ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और AP कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो हम AP फाइंड आउट कर सकते हैं AB का हाफ करके, और AB की वैल्यू कितनी है? 2r माइनस 18/2। 2 कॉमन आया, r माइनस 9/2 ये कट हो गया, सो AP की वैल्यू r माइनस 9। अब अगर हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करें, क्योंकि P पे 90 बना हुआ है ऑलरेडी, सो इन ट्राइंगल AOP, इन ट्राइंगल AOP OA स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AP स्क्वेयर बाई BPT, ठीक है। OA की वैल्यू कैपिटल R, AP कितना है? R माइनस 9, और OP कितना है? R माइनस 8 स्क्वेयर, ठीक है जी। अब इसको ओपन कर लेते हैं। R स्क्वेयर इज इक्वल टू A स्क्वेयर B स्क्वेयर 2AB वाले फार्मूला, A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर माइनस 18R प्लस इसमें भी A स्क्वेयर प्लस 64 माइनस 16R। R स्क्वेयर एक बैलेंस हो गया, यहाँ पे रह गया 0। पहले आएगा R स्क्वेयर माइनस 18 और 16 34R, ठीक है। और इन दोनों को प्लस किया तो ये बनेगा 145। अब प्लस करके 34 बनना चाहिए और प्रोडक्ट करके 145। तो 145 पे फैक्टर्स करने से पता चलेगा। 2 पे किया, नहीं सॉरी, चलो 5 पे होगा, ये 5 पे होगा तो 5 2 ज़ा 4 5 5 9 ज़ा 29 और 5 बिल्कुल ठीक है। 29 और 5 इसके फैक्टर्स ऐसे बनेंगे R माइनस 29 R माइनस 5। अब तो यार बहुत फैक्टराइजेशन कर लिया हमने। अब तो आप फैक्टराइजेशन करने में बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो आप इनके फैक्टर्स कर सकते हैं। मैंने आपको करके दिखा दिए, आप ये एक बार अपने लेवल पे ट्राई कीजिए, यही वाले फैक्टर्स बनेंगे। तो यहाँ से R की दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, 29 और 5, ठीक है। अब देखो R को अगर हम 5 लेट करें ठीक है ना। अब हमें ये डिसाइड करना है क्या हमें 2 केस सॉल्व करने हैं फर्दर, या एक से काम हो जाएगा। अगर हम R को 5 लेट करें तो ये जो डिस्टेंस है OP ये है R माइनस 8। तो R की जगह अगर 5 करेंगे, ये जो OP है ये तो -3 आ जाएगा, एंड लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए ये वाला आंसर क्या हो गया? रिजेक्ट। ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आंसर बनेगा 29। सो देयरफॉर ये जो OC बनेगा, अच्छा R अगर 29 है तो AB कितना आएगा? AB इज इक्वल्स टू 2R माइनस 18, 2 इंटू 29 माइनस 18, तो 29 इंटू 2 58 माइनस 18 विच इज़ इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब अगर हम इस ट्राइंगल पे फोकस करें, हमें CD भी तो चाहिए ना, तो CD जो है CQ का डबल हो जाएगा। जो CQ आएगा उतना ही QD आएगा, तो डबल करके आ जाएगा। सो OC इज इक्वल टू R प्लस 6, 29 प्लस 6 which is 35, and OQ is equal to R minus 1, 29 minus 1 28। अब पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, OC स्क्वेयर इज इक्वल टू OQ स्क्वेयर प्लस CQ स्क्वेयर बाय PGT। OC की वैल्यू 35, OQ 28 और CQ हमें फाइंड आउट करना है। 35 का स्क्वेयर 1225, 28 का स्क्वेयर 784। चेक करके देखें एक मिनट ज़रा। 28 इंटू 28, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 2 ज़ा 16 और 6, फिर ये 56, 784, ठीक है। 784 प्लस CQ स्क्वेयर, 1225 में से 784 माइनस हो जाएगा, ये बना 1। यहाँ पे 112 में से 441,
441 CQ square, so CQ is 21. 441 का स्क्वायर रूट 21. एंड व्हाट इज CD? CD CQ का डबल हो जाएगा. So therefore CD is equal to 2 into 21, which is equals to 42 centimeter. ठीक है. I hope this one is clear. Then next ये हमारे पास एक केस स्टडी है. केस स्टडी 1. एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है PQR प्राइवेट लिमिटेड और 135 रूम्स कंस्ट्रक्ट करने हैं. उसके पास कॉन्ट्रैक्ट है. मैनेजर जो कंपनी का है उसने एक मीटिंग करी कि जिसमें डिसाइड होगा डिज़ाइन कैसा बनाया जाए. पहले एम्प्लॉई ने कहा नंबर ऑफ रूम्स किसी फ्लोर के ऊपर. अब ये थोड़ी ना 135 रूम्स एक फ्लोर पे ही बना देंगे. डिफरेंट फ्लोर्स बनेंगे है ना, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनेगी. उसने कहा कि एक फ्लोर के ऊपर नंबर ऑफ रूम्स शुड बी 2 less than thrice the number of फ्लोर्स इन द बिल्डिंग. ठीक है. दूसरे ने कहा नंबर ऑफ रूम्स ऑन अ फ्लोर शुड बी 3 less than double the number of floors in the building. Based on the above information, answer the following questions. Represent the design suggested by employee 1 in the form of quadratic equation. तो हम ऐसा कर लेते हैं. सॉल्यूशन एक तो पहले हम डिसाइड करते हैं. लेट नंबर ऑफ फ्लोर्स is equal to x. Let number of rooms on one floor, ठीक है, that is equal to y. कि टोटल फ्लोर कितने बनने हैं. फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ऐसे कितने फ्लोर बने. x फ्लोर बने. पहले फ्लोर पे y रूम्स, दूसरे पे भी y, तीसरे पे भी y. तो टोटल रूम्स कितने हो गए. टोटल रूम्स that is equal to x into y. एक फ्लोर पे कितने हैं y. टोटल फ्लोर्स कितने हैं x into y. और टोटल रूम्स हमें गिवन है 135. एक तो ये इक्वेशन बन गई. इसको संभाल के रखते हैं. अब एम्प्लॉय 1 ने क्या कहा उसके ऊपर आ जाओ. एम्प्लॉय 1 ये कहता है नंबर ऑफ रूम्स शुड बी 2 less than thrice the number of floors in the building. तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रूम्स ऑन वन फ्लोर दैट विल बी इक्वल टू. ठीक है ना. एम्प्लॉय ने क्या कहा नंबर ऑफ रूम्स ऑन अ फ्लोर 2 less than thrice the number of floors. नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं 3 x. उसको थ्राइस किया, उसमें से 2 कम कर दिया. तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रूम्स एक फ्लोर पे ये होने चाहिए. और हमने नंबर ऑफ रूम्स एक फ्लोर पे कितने लेट किए y. तो उसके अकॉर्डिंग ये y की वैल्यू होनी चाहिए. सो देयरफॉर अच्छा, अब फर्स्ट इक्वेशन में ये y की वैल्यू ले आओ. x इंटू 3x माइनस 2 इज़ 135. सो 3x स्क्वेयर माइनस 2x, ये भी 135 इधर आ गया, इक्वल टू 0. ये पहले पार्ट का आंसर हो गया. रिप्रेजेंट द डिज़ाइन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में डिज़ाइन को रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है. ये चीज़ समझ में आई कि एक फ्लोर पे जितने रूम्स होने चाहिए हमने वो वायलेट किए. और उस एम्प्लॉय ने कहा कि एक फ्लोर के ऊपर कितने रूम्स होने चाहिए. जो टोटल फ्लोर्स हैं, जितनी बिल्डिंग में जितने फ्लोर बने हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई करो, उसमें से 2 माइनस कर दो. सेकेंड, अब सेकेंड के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रूम्स ऑन वन फ्लोर. दूसरे वाला क्या कहना चाहता है. वो कहता है कि नंबर ऑफ रूम्स ऑन फ्लोर 3 less than डबल द नंबर ऑफ फ्लोर्स. नंबर ऑफ फ्लोर्स को डबल करो, मतलब 2x, उसमें से 3 लेस कर दो. तो उसके अकॉर्डिंग ये y की वैल्यू है.
ठीक है, नंबर ऑफ फ्लोर्स को हमने वायलेट किया है, सॉरी नंबर ऑफ रूम्स को हमने वायलेट किया है, और वो कहता है कि ये नंबर ऑफ रूम्स होने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये y है। इसको फर्स्ट इक्वेशन में ले जाओ, देयरफॉर x इंटू 2x माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 135। सो 2x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 135 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ने, ये बन गई दोनों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ने कुछ स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब बताओ किस एम्प्लॉय ने सही वाला डिज़ाइन सुजेस्ट किया है और कितने फ्लोर्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट एम्प्लॉय। शो योर वर्क एंड गिव वैलिड रीज़न। तो चेक कर लेते हैं, दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, तभी पता चलेगा कि कौन से वाला एम्प्लॉय सही जो कर रहा है, सही आइडिया दे रहा है। अब इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन भी है और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है। फैक्टराइज करना मुश्किल लगता है तो क्वाड्रेटिक लगा लेते हैं। d इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 135, ये बन गया 4 और ये प्लस में आ जाएगा 12 इंटू 135। 135 इंटू 3 करें तो 405 और इंटू 4 करें तो 1620 प्लस करेंगे तो 1624। ठीक है, ये हो गया d। अब हमें पता है कि हमें d का रूट भी करना है, तो 1624 के अगर फैक्टर्स करें, इसको 2 पे करें, 812, फिर 2 पे करें, 406 अगेन 2 पे किया, 203। अच्छा अब देखो, आप कुछ भी कर लो और इसमें से 2 तो निकलेगा नहीं ना। तो अगर मैं d के ऊपर रूट करूँगा, जब मैं अपना फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, इसमें ये आएगा 2 इंटू 203 माइनस बी की जगह माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 203, 3 बार 2 था और फिर 203 डिवाइड बाय 2 इंटू 3। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो रूट में आएगी, और रूट कोई परफेक्ट नंबर तो है नहीं है ना, वो तो पॉइंट्स में आ जाएगा। और x क्या था, x इज़ द नंबर ऑफ फ्लोर्स, x इज़ नंबर ऑफ फ्लोर्स। तो क्या नंबर ऑफ फ्लोर्स कभी रूट में हो सकते हैं? किसी बिल्डिंग में नंबर ऑफ फ्लोर्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे हो सकते हैं, बट अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ फ्लोर्स रूट 5 है, ये तो सेंस नहीं बनती ना। तो इसका मतलब यहाँ से जो आंसर आएगा x विल बी इरेशनल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, बात समझ में आई कि हमारे पास ये इक्वेशन बनी थी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एम्प्लॉय आइडिया, कि फर्स्ट एम्प्लॉय ने जो आइडिया दिया था उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनी है। और इस इक्वेशन को जब सॉल्व करना शुरू किया तो x की जो वैल्यू है वो रूट में आ गई, और नंबर ऑफ फ्लोर्स रूट में तो हो ही नहीं सकते, इसलिए फर्स्ट एम्प्लॉय का जो आइडिया है वो बेकार है, वो काम नहीं करेगा। सेकंड वाले को चेक करते हैं, ये सेकंड वाले का आइडिया था, इसको देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। यहाँ से फैक्टराइज करके देखें, अगर होता है तो प्रोडक्ट की वैल्यू 2 इंटू 135 मतलब 270, और सम की वैल्यू है 3, और 270 की अगर फैक्टर करें तो ये बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 और इंटू 10। अच्छा, अब माइनस करके 3 बनना चाहिए, है कोई फैक्टर्स इसमें? हाँ, इसमें बन जाएगा 2 3 3 और 3 5, ये 15 बन गया, और ये 15 हो गया, ये 18 हो गया। 18 और 15 का डिफरेंस 3 आ जाएगा। सो यू कैन राइट 2x स्क्वेयर माइनस 18x प्लस 15x माइनस 135 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x कॉमन आएगा, यू विल गेट x माइनस 9, यहाँ से 15 कॉमन आएगा, x माइनस 9, x माइनस 9 फर्दर कॉमन,
2x प्लस 15। अब दोनों का टर्न बाय टर्न 0 करें, x इक्वल टू 9, x इक्वल टू -15/2। तो अगेन x इज़ अ नंबर ऑफ फ्लोर्स, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 7.5 फ्लोर कैसे बनेंगे, और वो भी नेगेटिव में, है ना। तो इसका मतलब x इक्वल टू 9, इसको रिजेक्ट करो। रीज़न फिर से वही सेम, नंबर ऑफ फ्लोर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो देयरफॉर नंबर ऑफ फ्लोर्स इज इक्वल टू 9। तो उसमें जो बिल्डिंग बनेगी वो 9 फ्लोर्स होंगे, उसमें मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनेगी, 9 फ्लोर्स होंगे, 1 2 3 4 ऐसे ऊपर ऊपर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो उसने कहा था विच एम्प्लॉय सुजेस्टेड द प्रैक्टिकल डिज़ाइन, मतलब प्रैक्टिकली जो डिज़ाइन पॉसिबल है वो किसने कहा। पहले वाले ने तो ऐसे ही बोल दिया, बॉस के सामने बस नंबर बनाने हैं कि बॉस ने क्वेश्चन पूछा है, मुझे आंसर देना है, उसका आइडिया देना है। भले वो आइडिया बेकार सा हो पर दे दो, क्योंकि मीटिंग में अगर आप नहीं बोले तो बॉस समझेगा कि आप करते क्या हो सारा दिन, काम क्या करते हो, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, तो कुछ भी बोल दो बस। उसने ऐसे बोल दिया, उसने कोई ऐसी थ्योरी पढ़ रखी होगी उसने कि बॉस के सामने कुछ भी बोल दो, बस चुप नहीं रहना है, बॉस अगर कुछ भी पूछे तो चुप नहीं रहना है, तो उसने वो थ्योरी अप्लाई कर दी। प्रैक्टिकली वो थ्योरी काम नहीं आ रही। सेकंड वाले ने उस सही वाली ढंग की पढ़ाई कर रखी है, उसको पता है कि बॉस के सामने अगर कुछ बोलना है तो पहले थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लो कि क्या वो बात सही इम्प्लीमेंट की जा सकती है, तो उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन जो है वो बड़ा अच्छा डिज़ाइन है। सो सेकंड एम्प्लॉय का डिज़ाइन, विच एम्प्लॉय सुजेस्टेड द प्रैक्टिकल डिज़ाइन, सेकंड एम्प्लॉय सुजेस्टेड द प्रैक्टिकल डिज़ाइन। रीज़न क्या है उसके पीछे, ये आपने अपना वर्क शो कर दिया। और फिर उसने कहा था ये भी बताओ कि कितने फ्लोर्स हैं, तो हमने बस नंबर ऑफ फ्लोर्स ही फाइंड आउट करने थे, हाउ मेनी फ्लोर्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, एक्स फाइंड आउट करना था, तो ये आंसर आ गया, ठीक है जी। देन नेक्स्ट वन लास्ट केस स्टडी फॉर दिस चैप्टर, और फिर उसके बाद हम इसे वाइंड अप कर देंगे। नाउ नेक्स्ट कम टू दी केस स्टडी 2। विट्ठल वेंट ऑन अ लॉन्ग साइकिलिंग राउंड ट्रिप, मतलब वापस आना है जहाँ से भी वो चलेगा, अपने घर से किसी हिल पे जाना है और वापस आना है। 40 किलोमीटर फ्लैट, 25 किलोमीटर अप हिल, 40 किलोमीटर सीधा सीधा, फिर पहाड़ी आ गई 25 किलोमीटर की। तो पहाड़ पर चढ़ते हुए his average speed reduced by 10 किलोमीटर पर आवर compared to the flat road leading to an extra half hour of travel time। कि मतलब जो उसकी पहाड़ पे चढ़ते हुए, अब ऑब्वियस है फ्लैट रोड पे वो एक्स स्पीड के साथ चल रहा था, जब पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया तो स्पीड 10 कम हो गई, x-10। तो फ्लैट रोड पे जो उसको टाइम लगा पहाड़ी पे जाते हुए, उसी टाइम के कंपैरिजन में उसको हाफ एन आवर ज़्यादा लगा, ठीक है। अच्छा, वापस आते वक्त ऑफ कोर्स नीचे आएगा तो नीचे वाली स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन फ्लैट रोड पे जो स्पीड है वो उसकी मेंटेन है दोनों डायरेक्शंस में। ही मेंटेन्ड सेम एवरेज स्पीड ऑन फ्लैट रोड इन बोथ डायरेक्शंस। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द टाइम टेकन बाय विट्ठल टू रीच एंड ऑफ द 65 किलोमीटर स्ट्रेच इन अपहिल डायरेक्शन, मतलब शुरू ऊपर तक जाने में, शुरू से ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगा। और फिर ये लिखा हुआ कि वापस आने वक्त फ्रॉम द हिल, हिल से घर आने वक्त 2.5 आवर लगते हैं। फाइंड हिज एवरेज स्पीड ऑन स्लोप वाइल डिसेंडिंग, तो नीचे आते वक्त उसकी एवरेज स्पीड कितनी है। आप इसको ना डायग्रामेटिकली थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, लाइक दिस। जैसे ये हो गया फ्लैट, और उसके बाद ये हो गया अपहिल, इस तरह से, ठीक है, ऐसे शो कर देते हैं। सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ये 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ए से बी तक जाने में जो स्पीड है दैट इज़ x किलोमीटर पर आवर, और वापस आने की स्पीड भी सेम है x। बी से ए फ्लैट रोड पे स्पीड सेम है, बी से सी तक चढ़ने में जो स्पीड है दैट इज़ x-10 किलोमीटर पर आवर, और वापस आने में जो स्पीड है वो नहीं पता, वही तो फाइंड आउट करनी है सेकंड पार्ट में, ठीक है।
अब हम मान लेते हैं कि लेट स्पीड फ्रॉम A to B, ठीक है, लेट स्पीड फ्रॉम A to B और यू कैन से B to A, क्योंकि फ्लैट रोड पे स्पीड दोनों डायरेक्शंस में सेम है x किलोमीटर पर आवर। लेट टाइम फ्रॉम A to B, A to B का टाइम मान लो y आवर्स। देयरफॉर अब स्पीड, s का मतलब स्पीड, फ्रॉम B to C दैट इज x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कम होगी, एंड टाइम फ्रॉम B to C विच इज़ इक्वल्स टू y प्लस हाफ एन आवर और जुड़ गया इसमें, ठीक है। फ्लैट रोड के कंपैरिजन में ऊपर जाने में जो टाइम लगा वो आधा घंटा ज़्यादा लगा, तो फ्लैट रोड पे y लगा तो ऊपर जाने में y प्लस हाफ लगा, ठीक है जी। अब देखो, अगर मैं कहूँ डिस्टेंस AB वाला दैट इज़ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, अब ए और B पे ही रहना है, तो A से B पे जाने में स्पीड कितनी है x और टाइम कितना है y और डिस्टेंस कितना है 40, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 40। डिस्टेंस BC दैट इज अगेन स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कौन सी, जो B से C वाली है, दैट इज x माइनस 10 और टाइम y प्लस हाफ एंड दैट इज इक्वल्स टू 25। इसको करेंगे ओपन, तो इसको ओपन करते हैं, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस x को हाफ से किया x बाई 2, 10 इंटू वाई 10y, 10 को हाफ से किया 5 और इधर 25। अब x y की वैल्यू है 40, यहाँ पुट कर दो 40 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करो फर्स्ट इक्वेशन से, एज यूजुअल जो हम करते हैं, 40 बाई एक्स, 40 बाई एक्स, और ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस 30 लिख लें, इज इक्वल टू 0। 40 और 30 का डिफरेंस 10 आ गया, प्लस एक्स बाई 2 माइनस 400 बाई एक्स इज इक्वल टू 0। एलसीएम करो इसका, इस पूरे का एलसीएम आ जाएगा 2x, ठीक है। यहाँ पे आ गया 20x प्लस इसमें 2 है तो x स्क्वेयर, इसमें x है तो 800 इज इक्वल टू 0। ये वाला इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये ख़त्म, एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, फिर 20x फिर 800 इज इक्वल टू 0। अब माइनस करके 20 बनना चाहिए, प्रोडक्ट करके 800, तो 40 और 20 फैक्टर्स आ जाएंगे इसके, 40x में से 20x निकल गया, मल्टीप्लाई करके ये भी बन जाएगा। सो x इंटू एक्स प्लस 40 माइनस 20 इंटू एक्स प्लस 40, x माइनस 20 इंटू एक्स प्लस 40, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से 20 और x की वैल्यू माइनस 40। तो x क्या था, स्पीड फ्रॉम A टू B और B टू A, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दो, रीज़न लिख देना, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर स्पीड फ्रॉम A टू B इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम इसको यहाँ पुट करें फर्स्ट इक्वेशन में तो y2 आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 20y इज 40y इज इक्वल्स टू 2। सो y क्या था, टाइम, कहाँ से, फ्रॉम A टू B दैट इज 2 आवर्स। तो A टू B चलने में तो 2 घंटे ही लगेंगे, ठीक है, और टोटल B टू C चलने में कितना टाइम लगेगा, एंड टाइम फ्रॉम B टू C ये था y प्लस हाफ, मतलब 2 प्लस हाफ, 2 एंड हाफ हो गया, 5/2 हो गया। सो टोटल टाइम फ्रॉम A टू C, मतलब पूरा 65 किलोमीटर कवर करने में कितना लगा, पहले 2 घंटे फ्लैट चलते रहे, फिर 5/2 ऊपर की तरफ चले गए, तो ये 2.5 हो गया
2 + 2.5 टोटल कितना हो गया 4.5 आवर्स, 4.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये आपका पहला पार्ट हो गया ना सॉल्व। फाइंड द टाइम टेकन बाय विठल टू रीच एंड ऑफ 65 किलोमीटर। अच्छा, अब सेकंड पार्ट का सोल्यूशन, यहाँ पे सेकंड पार्ट। अब उसने कहा कि वापस आने वक्त, मतलब ऐसे था ना A to B, B to C, वापस आने वक्त पूरा पहुंचने में 2.5 आवर लगा। तो आप देखो A to B जाने में स्पीड सेम है, B to A आने में स्पीड सेम है, तो A to B जाने में जितना टाइम लगेगा B to A आने में भी उतना टाइम लगेगा। A to B तक चलते हुए टाइम लगा था 2 घंटे, ये वाला। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, टाइम फ्रॉम B to A इज़ 2 आवर्स। अच्छा, C से पूरा A तक पहुँचने में 2.5 आवर है, 2 घंटे तो यहीं पे लग जाएंगे, तो इसका मतलब C to B आने में उसको जस्ट हाफ आवर लगा। ऑब्वियस है, अब ढलान पे है, नीचे आएगा, जाने वक्त देखो उसको 2 घंटे प्लस आधा घंटा एक्स्ट्रा भी लगा था, जाने वक्त उसको टाइम ज़्यादा लगा था, अब आने वक्त उसको टाइम कम लगेगा, वो जल्दी आ जाएगा क्योंकि ढलान पे है। सो टाइम फ्रॉम C to B इज इक्वल्स टू हाफ एन आवर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई कि C से A तक पहुंचना है, ऊपर C से पहले ऐसे नीचे आएंगे, फिर फ्लैट चलेंगे, A तक पहुंचेंगे 2.5 घंटे में। अब B जो फ्लैट रोड है 2 घंटे तो उसी में निकल जाएंगे, चाहे जाने में चाहे आने में। अगर वो टोटल ऊपर से नीचे 2.5 घंटे में आ गया, 2 घंटे तो वो फ्लैट पे ही रहा था, तो आधे घंटे में वो नीचे आ गया था। ठीक है, सही है। सो स्पीड फ्रॉम C to B वापिस आ रहा है ना, वापिस आने में स्पीड कितनी है, जो जो नीचे ढलान पे स्पीड कितनी है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करना है नीचे आने में 25 किलोमीटर का, और कितनी देर में किया, आधे घंटे में। तो स्पीड कितनी बनी इसकी, ये पलट के ऊपर चला गया 50 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ गया। ऑफ कोर्स ये हमने पहले ही जजमेंट कर ली थी, राउंड ट्रिप है, ऊपर जाने में अगर स्पीड कम हो रही है क्योंकि ढलान अगेंस्ट दी स्लोप चढ़ना पड़ेगा, तो जब नीचे आएंगे तो जो ढलान है, जो स्लोप है, वो हेल्प करेगी उस पर्सन को तेज़ी से नीचे आने में। तो आते वक्त उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, जाते वक्त उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, नाउ आई होप दिस मच इज़ क्लियर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एंड दैट्स इट फॉर द क्वाड्रेटिक। रेस्ट मैं बार बार कहता हूँ, आपके पास NCERT बुक, NCERT एग्जाम्पलर प्लस क्लास नोट्स जो हमने क्लास में ऑलरेडी बना रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें लिख रखे हैं, उनको एक बार पेपर में जाने से पहले नज़र ज़रूर मार के जाना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपने आपकी आंखों के सामने से निकल के ना गया हो इन 8-10 दिनों में, पेपर से पहले जो टाइम है। ठीक है, और साथ में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, असर्शन रीज़न, MCQ और केस स्टडीज़ जो अभी हमने करी हैं, इनको एक बार अच्छे से ज़रूर कर लेना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।